आज हम लोग जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो धातुओं का निष्कर्षण जो है विभिन्न पदों में पूर्ण होता है। उसमें एक प्रक्रिया है भर्जन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या है या भर्जन क्या है, अलग से भी आता है लिखने के लिए। तो अयस्क को वायु के उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब अयस्क को किसी उसे भर्जन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में कराई जाती है, जिसको हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। तो परावर्तनी भट्टी में अयस्क को लेकर के और वायु के अनुपस्थिति, वायु नहीं रहना चाहिए, वायु के उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर समान रूप से क्या होता है, जो अयस्क होता है वह अपने जो अयस्क में जो भी अयस्क जिस रूप में होता है वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि जिंक का एक अयस्क है जिंक ब्लेंडे। तो जब उसको हम परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वायु मतलब ऑक्सीजन उस जिंक ब्लेंडे से क्रिया करके जिंक ब्लेंड जो है वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से कापर के धातु कर्म में कापर का प्रमुख अयस्क आपका कापर पैराइट है। कापर पैराइट का जब भर्जन करते हैं तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। और जो क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड है उसकी भी कुछ मात्रा जो है वह वायु मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, हम भर्जन कहेंगे। भर्जन क्रिया किस भट्टी में कराई जाती है, परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। इसी प्रकार से अगला स्टेप है आपका प्रगलन, जिसको अंग्रेजी में स्मेल्टिंग कहते हैं। तो भर्जन में क्या है, भर्जन में केवल जो अयस्क है वायु की उपस्थिति में उसको हम परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। और जो प्रगलन की प्रक्रिया होती है समान रूप से वात्या भट्टी में उसको कराया जाता है। तो वात्या भट्टी में क्या करते हैं, अयस्क को ले करके उसमें गालक, इसके पहले हम लोग गालक पढ़ चुके हैं। गालक क्या होते हैं, अयस्क में उपस्थित जो अगलनीय शुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उससे गालक कहते हैं। तो अयस्क में गालक मिला देते हैं और उसमें कोक, कभी कभी कोक मिलाते हैं, कभी कभी नहीं मिलाते हैं। या आवश्यकता पड़ने पर कोक मिला करके और उसको वात्या भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म करके हम पिघलाते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसी को हम इस क्रिया को हम कहते हैं प्रगलन। प्रगलन के फलस्वरूप समान रूप से जो धातु ऑक्साइड है वो धातु में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात प्रगलन के फलस्वरूप हमें धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लेंगे, जैसे आयरन के धातु कर्म में आयरन का मुख्य अयस्क आपका हीमेटाइट, मैग्नेटाइट होता है। तो जब उसका हम प्रगलन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चूना पत्थर मिला देते हैं जो गालक का काम करता है, और उसमें हम कोक मिला करके माने कोयला मिला करके और वात्या भट्टी में हम गर्म करके पिघलाते हैं। तो जब पिघलाते हैं तो वात्या भट्टी में निम्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जो आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर अवघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में बाहर निकल जाता है। और ये जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये गालक का काम करता है। और गालक का काम क्या है, अगलनीय अशुद्धियाँ। तो हीमेटाइट में जो अगलनीय अशुद्धि वहाँ पर सिलिका की होती है, तो सिलिका को दूर करने के लिए हम चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। तो यह चूना जो है सिलिका के साथ अपक्रिया करके धातुमल, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। धातुमल धातु से हल्का होने के कारण ऊपर रहता है, ऊपर आ जाता है, और इसलिए जो है धातुमल को हम धातु से अलग कर देते हैं। और जो कोक मिलाया गया था ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका अयस्क हीमेटाइट है, आयरन ऑक्साइड है, उसको आयरन में अपचयित कर देता है। अर्थात यहाँ पर अपचायक के रूप में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रयुक्त होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रगलन कहेंगे। अब देखिए आपके पाठ्यक्रम में है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। मतलब एल्युमिनियम के अयस्क से एल्युमिनियम को हम कैसे अलग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइट होता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। अब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन जो है कई चरणों में पूर्ण होता है। पहले हम बॉक्साइट का शोधन करते हैं। बॉक्साइट का जो शोधन कहिए चाहे प्रवर्धन कहिए, तो शोधन जो है वह 3 विधियों में से किसी विधि के द्वारा किया जा सकता है। एक है आपका हाल विधि, दूसरा है बायर विधि और तीसरा है आपका सरपेक विधि। तीनों विधियों का प्रयोग एक साथ नहीं करना होता, वो
आवश्यकता अनुसार अलग किसी भी एक विधि का प्रयोग करके हम बॉक्साइट का शोधन कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम लोग बायर विधि का अध्ययन करेंगे। बायर विधि से हम बॉक्साइट का शोधन कैसे करेंगे। बॉक्साइट में जो उपस्थित जो अशुद्धि है, ये हम लोग समझें कि बॉक्साइट में जो यहाँ उपस्थित अशुद्धि होती है वह प्रमुख रूप से जो है वो सिलिका की होती है और आयरन ऑक्साइड की होती है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जैसे हम बायर विधि का प्रयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम अयस्क को बारीक हम पीस लेते हैं और पीस करके उसे हम गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो जब बॉक्साइट की प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। मतलब जो सोडियम मेटा जो बॉक्साइट है तो ये तो अविलेय है जल में, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रक्रिया कराया जाता है तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बदल जाता है और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। मतलब विलेय पदार्थ प्राप्त होता है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं वह अविलेय पदार्थ होती हैं, उन्हें हम छान करके अलग कर देते हैं। और फिर जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हमें विलयन प्राप्त होता है उसमें थोड़ी सी मात्रा हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके या थोड़ा गर्म कर देते हैं या खूब हिलाते हैं, तो जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल अपघटन हो जाता है और जल अपघटन के फलस्वरूप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे दूध को आप छानिए तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा दूध छन करके नीचे चला जाएगा छन्नी से, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम नींबू डाल दें तो दूध फट जाता है, मतलब वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जो हमें ठोस रूप में प्राप्त होगा, जैसे छेना जो प्राप्त होता है उसे हम अवक्षेप कहेंगे। उसी प्रकार से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में का जलीय विलयन था, इसको अगर छानते तो पूरा जो है विलयन वो बाहर चला जाता, लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिला करके जब उसको हिलाते हैं या उसको थोड़ा गर्म करते हैं तो जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस अवक्षेप को हम छान करके अलग कर देते हैं। अलग करके जब गर्म करते हैं तो हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है, Al2O3 प्राप्त हो जाता है। अब बॉक्साइट के शोधन से हमें क्या मिला, एल्यूमिना। अब एल्यूमिना का हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वैद्युत अपघटन कराने के लिए उसको पिघलाना जरूरी होता है या उसे जल में घोल करके तब उसका विद्युत अपघटन कराया जा सकता है। तो एल्यूमिना क्या है, ठोस है, लेकिन इस ठोस को जब तक हम पिघलाएंगे नहीं तब तक इसका विद्युत अपघटन नहीं कराया जा सकता। तो जो शुद्ध एल्यूमिना होता है उसका गलनांक 2050 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना गर्म करके, और जो एल्यूमिनियम होता है उसका लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। तो अगर इतने टेम्परेचर पर उसका हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो जो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होगा वो जो है वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ठोस एल्यूमिनियम हमें प्राप्त नहीं होगा। और इसके साथ साथ खर्च भी बहुत अधिक होगा, क्योंकि 2050 डिग्री से गर्म करके पिघला करके और तब एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे तो हम खर्च भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए इसके गलनांक को कम करने के लिए 2050 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पिघल रहा था इसको और कम ताप पर पिघलाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी मात्रा जो है क्रायोलाइट Na3LF6 और फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड को मिला देते हैं। इसके मिलाने से इसका गलनांक 2050 से घट करके लगभग 900 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पहले 2050 डिग्री सेल्सियस पिघल रहा था अब 900 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाता है। और फिर पिघलाने के बाद इसको हम एक पात्र में ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक माने लोहे का पात्र होता है जिसके अंदर का लेयर जो है कार्बन का होता है। यह कार्बन का लेयर जो है वो कैथोड का कार्य करता है और इसमें ग्रेफाइट की छड़ लटका देते हैं जो कि एनोड का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर एनोड और कैथोड पर रासायनिक क्रियाएँ होती हैं जिसके फलस्वरूप कैथोड पर हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कैथोड पर क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम में बदल जाता है। और एनोड पर जो ऑक्साइड आयन है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड में दो प्रकार के आयन हैं, एक एल्यूमिनियम आयन और दूसरा आपका ऑक्साइड आयन। तो एल्यूमिनियम आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और ऑक्साइड आयन कहाँ जाएगा, एनोड पर। एनोड पर पहुँच करके यह ऑक्सीजन बदल जाता है। और एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, एक ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो यह ऑक्सीजन जो है वह ग्रेफाइट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में धीरे धीरे बदल जाता है। इसलिए ये जो ग्रेफाइट की छड़ है धीरे धीरे जो है वो जो है समाप्त हो जाती है और समय समय पर इसे हमें बदलना पड़ता है। इस प्रकार से बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।